दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन रस्सी की नहीं गई, ये कहावत आपने सुनी होगी। 400 पार का नारा बिखर गया, एक अकेला कितनों पर भारी का अट्ठाहस बिखर कर रह गया। और इन सब से आगे 272 प्लस की सरकार जिस तरीके से चलाने का मौजूदा दौर के सत्ताधारियों को अनुभव है, उस अनुभव को पूरी तरह से बिखेर करके जनमत ने रख दिया और साफ आदेश दे दिया कि सरकार गठबंधन के उसूलों के तहत चलनी चाहिए, सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत चलनी चाहिए और समन्वय उसका मूल मंत्र होना चाहिए। तो उन तमाम मूल मंत्र को झुठलाते हुए रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए अब मौजूदा दौर की सरकार 240 की संख्या पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरीके से इस देश को चलाना चाहती है जहां सहयोगी दल उसके मातहत, उसके डर के साथ, भय के साथ सरकार का समर्थन करने पर मजबूर होते रहे। और यह परिस्थिति तब पैदा हो रही है जब बजट सत्र में हफ्ते भर से भी कम समय बचा हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे आने में महज 6 दिन बचे हुए हैं, बजट आने में महज 7 दिन बचे हुए हैं। और उन परिस्थितियों में सरकार को, दिल्ली में बैठे हुए सत्ता के हुक्मरानों को स्थिरता का ऐसा डर समा रहा है कि उस हालात में सरकार जब कभी भी गिर सकती है, ये हालात बन गए हैं। तो बहुमत का इंतजाम बनाए रखने के लिए और इंतजाम के लिए इंतजाम अली बनाने की भूमिका में सबसे आगे जब ईडी को खड़ा कर दिया जाए और वो भी ईडी के सहारे नीतीश कुमार को डराने की कोशिश की जाए, तो तय मानिए कि सत्ता खतरे में है। दिल्ली की सरकार कभी भी बदल सकती है, सरकार कभी भी गिर सकती है। और ईडी की कार्रवाई आज तक आपने विपक्षी दलों के खिलाफ देखी होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 के बाद और खासकर पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नए कानून के बाद, जिसमें किसी का नाम भर ले लेने से, कोई सरकारी गवाह बन जाए किसी का नाम लेके, उस व्यक्ति को सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा, नाम ले चुके व्यक्ति ने कोई सबूत भले ही ना दिया हो, गिरफ्तार करने की जो परंपरा चल पड़ी है, उस परंपरा के बाद आज भी सहयोगी दलों के सामने शीश झुकाने की बजाय गर्मी के साथ, तनातनी के साथ व्यवहार करने की प्रक्रिया का जो आज सीधा सबूत मिला, तय मानिए कि सरकार की स्थिरता खतरे में है। क्या कभी आपने सोचा था कि जो ईडी इस देश के विपक्षी दलों को तंग करती है, वो ईडी सरकार के सहयोगी दलों पर नकेल कसने और कहीं वो वापस इंडिया गठबंधन में जाके इंडिया गठबंधन की सरकार न बनवा दे, उससे रोकने के लिए इस्तेमाल की जाएगी? यानी किसी भी तरह से रुके रहो, हमारे साथ रुके रहो, नहीं तो ईडी पहुंच जाएगी। इस मानसिकता के साथ जब कार्रवाई होने लगे तो तय मानिए सत्ता कभी भी बदल सकती है। और इस बदलाव को रोकने के लिए ईडी का इस्तेमाल कल्पना नहीं की थी किसी ने कि नीतीश कुमार की पार्टी गठबंधन सरकार चलाने के बावजूद जो पावर मिनिस्ट्री, ऊर्जा मंत्रालय अपने पास 20 सालों से रखे हुए हैं, 2005 से अब तक 19 सालों से, जब से नीतीश कुमार सत्ता में है, उस ऊर्जा मंत्रालय में जो एक अधिकारी तैनात है संजीव हंस, वो भ्रष्ट है नहीं है, इस पर कोई दावा हम नहीं करते। लेकिन भ्रष्टाचार तभी याद आ रहा है जब बजट सत्र है, जब 114 से ज्यादा डिमांड पर वोटिंग होनी है, जब नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच संबंधों के पुनः जुड़ने की खबरें आ रही है, जब एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू आपस में मिल रहे हैं। क्या उसी के बाद ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि सहयोगी दलों के अंदर जो मंत्रालय जिस राज्य में है वहां ईडी भेज दी जाए? ये भ्रष्टाचार पहले से दिखाई नहीं दिया जब 7 दिसंबर 2020 से भाजपा जदयू की सरकार रहते हुए ही संजीव हंस को ऊर्जा मंत्रालय में बिहार में तैनात किया गया था? 7 दिसंबर 2020 से आज 16 जुलाई 2024, पौने 4 साल बीत चुके। और इन पौने 4 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरे हालात में पहुंचने लगी, तभी ईडी को याद आया। आज की तारीख में ईडी पिंजरा बंद तोता बन चुकी है। आज की तारीख में ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती है। जो आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है, उस आरोपों में अब दम इस मामले में भी दिखाई दे रहा है। आखिर नीतीश कुमार को कॉर्नर करने की नौबत क्यों आई? 21 ठिकानों पर छापेमारी हुई,
छापेमारी चल ही रही है अभी पुणे, मुंबई और पटना से लेकर देश के कई हिस्सों में संजीव हंस के ठिकानों पर। 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, एसीएस हैं, ऊर्जा विभाग में तैनात है बिहार में। कैसे बिजली विभाग दुनिया का या भारत के किस राज्य का बिजली विभाग ऐसा है जिस बिजली विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या कोई कह देगा कि उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में सारे के सारे सत्यवादी हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं? क्या कोई कह देगा कि राजस्थान में या मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है? बिजली विभाग मतलब भ्रष्टाचार, लेकिन उस राज्य के बिजली विभाग के सचिव के घर ईडी पहुंच रही है जिस राज्य के मुखिया, जिस राज्य के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है, जो इंडिया गठबंधन के फाउंडर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ कभी भी बेटर डील मिलने की स्थिति में वो जा सकते हैं। ये खबरें जब आने लगी तो ईडी वहां पहुंचने लगी। कई सारे कारण हैं। पहला, नीतीश कुमार को यह संदेश दिया जाए कि इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे तो ईडी की दबिश उन तक भी पहुंच सकती है। याद रखिए, नीतीश कुमार को इस तरीके से डराया नहीं जा सकता। इस तरह की कार्रवाई जब नीतीश कुमार पर होगी तो जो जाने की प्रक्रिया 4 महीने में होनी होगी वो 1 महीने में हो सकती है। नीतीश कुमार दूसरे सोच के राजनेता है। दूसरी चीज जो इस पूरे घटनाक्रम के साथ है, एक आईएएस के साथ साथ एक पूर्व विधायक का नाम आ रहा है, गुलाब यादव। गुलाब यादव राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे। इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़े, हार गए। पिछली बार भी लड़े थे, हार गए। लेकिन गुलाब यादव 20-25 साल पहले पीडीएस की दुकान चलाते थे। केरोसिन तेल जन वितरण प्रणाली की जो दुकान होती है जिसमें तेल, चीनी तो आमतौर पर और राशन घर घर में दिया जाता है। लोग अपना राशन कार्ड लेकर जाते हैं पीडीएस दुकानदार के पास कि फैमिली में इतने मेंबर हैं, इतने लोगों को मिलना चाहिए, इतने किलो उनका चीनी हुआ तो इतने लीटर केरोसिन तेल हुआ या बाकी चीजें हुई। वो पीडीएस का दुकानदार सैकड़ों करोड़ के रियल एस्टेट के कारोबार में खेलने लगे तो सवाल उठता है, पैसा किसका है? संजीव हंस सिर्फ बहाना है। संजीव हंस सिर्फ एक नाम हो सकता है। आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनके ताज होटल में टिकने का, चाहे दिल्ली हो या मुंबई, कहा जाता है कि उसके पूरे इंतजाम को करने का जिम्मा गुलाब यादव का होता है। गुलाब यादव विधायक बन के क्या इतने पैसे कमा ले गए? गुलाब यादव की पत्नी विधान परिषद है, क्या इतने पैसे कमा ले गई? गुलाब यादव की बेटी मधुबनी के जिला परिषद की अध्यक्ष है, क्या वो इतने पैसे कमा ले गई? यह हो ही नहीं सकता। लेकिन एक तरफ गुलाब यादव का राजद से जुड़ाव और राजद और जदयू के बीच संबंधों के जुड़ने की बात हो रही है, क्योंकि बिना राजद और जदयू के बीच संबंधों की मॉडलिटी तय हुए कुछ नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार की जाने की कोई बात नहीं हो सकती जब तक राजद और जदयू के संबंध ना बने। कल का एक घटनाक्रम आप देख लीजिए। झारखंड के मुख्यमंत्री को हराने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय, जी हां, पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास को उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर हरा दिया था। सरयू राय पुराने भाजपाई हैं, सेकुलर विचार वाले भाजपाई माने जाते हैं, आईटी सेल वाले भाजपाई नहीं। नीतीश कुमार और लालू यादव के मित्र, पुराने मित्रों में, जेपी आंदोलन के दिनों से इनके मित्रों में गिने जाते हैं, गाढ़े मित्रों में गिने जाते हैं। नीतीश कुमार और सरयू राय की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के पहले से इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में अपने लिए बेटर डील की तलाश कर रहे हैं। और सरयू राय की मुलाकात के बाद इस बात को बल मिला कि यह डील अब फाइनल स्टेज में पहुंचने की ओर है। ऊपर से तो कहा गया कि झारखंड में सरयू राय जेडीयू के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में ऊपर से कहा कुछ और जाता है, अंदर से किया कुछ और जाता है। दरअसल सरयू राय लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच माना जा रहा है कि ब्रिज का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार 2022 में भाजपा से अलग होना चाहते थे, तब तेजस्वी यादव, उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए की ही सरकार चला रहे थे, तेजस्वी यादव अचानक सीएम हाउस पहुंचे थे। 1 घंटे तक अंदर रहे थे और बाहर बताया गया कि जाति जनगणना के मुद्दे पर बात करने गए थे। 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद लोगों को लग गया कि कौन सी गणना के मुद्दे पर बात करने गए थे, जब दोनों एक साथ शपथ ले रहे थे 10 अगस्त 2022 को। सरयू राय वाली बात भी उसी दिशा में जाते हुए दिख रही है। अचानक संजीव हंस पर छापा मारने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि संजीव हंस को गिरफ्तार किया जाए या अभी संदेश दे दिया जाए
कि अभी तो छापा पड़ा है, आगे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में शराब व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया और उस शराब व्यवसायी को सरकारी गवाह बना करके उसे छोड़ा गया, जमानत दी गई और उससे बयान लिया गया कि पैसे आम आदमी पार्टी को दिए गए, संजय सिंह और केजरीवाल को दिए गए और फिर इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। यानी बिना किसी सबूत के, किसी के कहने पर, किसी के बयान पर गिरफ्तारी की गई। तो क्या संजीव हंस से यह बयान लिया जाएगा गिरफ्तार करके कि जो पैसा था वो जदयू के नेताओं का था? और इस तरह के झूठे बयान कि जदयू के नेताओं का था, यहां तक कि नीतीश कुमार का भी है। मुंह से भगवान मुंह दिए हैं और किसी को अपने बचने के लिए नाम लेने से ही किसी की गिरफ्तारी हो सकती है बिना किसी सबूत के, तो नीतीश कुमार का भी नाम ले सकता है, किसी का नाम ले सकता है कोई व्यक्ति। तो क्या यह भूमिका तैयार करने के लिए और नीतीश कुमार को इस भूमिका से डराने के लिए ईडी की कार्रवाई हुई है? सारी सुई उसी दिशा में जाकर घूम रही है कि ईडी की कार्रवाई दरअसल नीतीश कुमार को डराने के लिए जितनी है, उससे कहीं ज्यादा दिल्ली की सरकार अपने डर को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में सत्ता की कमान है। एकनाथ शिंदे से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई है। एकनाथ शिंदे की पार्टी के ज्यादातर सांसद कब उद्धव ठाकरे के साथ चले जाए, अपनी पुरानी विरासत के साथ चले जाए, मातोश्री के साथ चले जाए, यह कोई नहीं जानता। एनसीपी में क्या होगा वो तो पता है, क्योंकि छगन भुजबल जाकर शरद पवार से मिल चुके हैं। तो एक तरफ महाराष्ट्र, एक तरफ बिहार, तीसरी तरफ आंध्र प्रदेश, और इन्हीं तीनों के सहारे जो सत्ता टिकी हुई है उस पर इंडिया गठबंधन की भी नजर है। इंडिया गठबंधन की सरकार तब तक बनने में बाधाएं थी जब तक कांग्रेस के लोगों को यह इच्छा थी कि सरकार का नेतृत्व कांग्रेस के लोग करें। अब यह बात तकरीबन ओपन सीक्रेट है, सर्वविदित है कि इंडिया गठबंधन अब इस कोशिश में नहीं है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से आए। प्रधानमंत्री कोई भी बन जाए, नीतीश कुमार बन जाए, चंद्रबाबू नायडू बन जाए, शरद पवार बन जाए, अखिलेश यादव बन जाए, ममता बनर्जी बन जाए, जिसे बना दो, लेकिन सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, वैकल्पिक सरकार बननी चाहिए। जब से इंडिया गठबंधन ने यह रणनीति अपनाई है, उसके सांसदों की संख्या, या यूं कहें भाजपा के विरोध में खड़े सांसदों की संख्या 250 के करीब पहुंचती हुई जब दिखाई दे रही है, तो 292-93 सांसदों वाला एनडीए गठबंधन, जिसमें नीतीश, नायडू और एकनाथ शिंदे के सांसदों की संख्या 35 तक पहुंचती है, तो यह संख्या 285 के पार जाते हुए दिखाई दे रही है। यही डर है ईडी की कार्रवाई का कि ईडी से नीतीश कुमार को डराया जाए, संदेश एकनाथ शिंदे के सांसदों को दिया जाए, संदेश चंद्रबाबू नायडू के सांसदों को दिया जाए, चंद्रबाबू नायडू को दिया जाए कि अभी तो ये ट्रेलर है। नीतीश कुमार चूंकि विपक्षी गठबंधन के अगुवा रहे हैं, हिंदी भाषी भारत से आते हैं, तमाम क्षेत्रीय नेताओं से उनके संपर्क है, तो नीतीश कुमार के लिए इस गठबंधन से उस गठबंधन में जाना यह कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सवाल यह है कि जब काम मुश्किल नहीं है तो उसे मुश्किल बनाने के लिए जो एकमात्र रास्ता मौजूदा दौर में मोदी शाह की सत्ता के पास दिखता है, नरेंद्र मोदी की सत्ता, चाणक्य नीति अमित शाह की, इनके लिए जो दिखता है वो एकमात्र रास्ता वही है ईडी नाम के उलम। पहले इसके निशाने पर विपक्षी दल थे, अब सहयोगी दल आ गए हैं। संजीव हंस पर कार्रवाई सिर्फ संजीव हंस पर कार्रवाई नहीं है, यह संदेश है, और इस संदेश को जितनी तेजी से पढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, इंडिया अलायंस के लोगों ने किया, उससे कहीं ज्यादा माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ सूक्ष्मता से पढ़ने का काम नीतीश कुमार ने किया है कि अब उनकी पार्टी को डराने की कोशिश हो रही है। और नीतीश कुमार डर कर राजनीति नहीं करते, ये बात सभी जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रहकर भी किसी के डर में काम नहीं किया। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही गठबंधन सरकार चलाई, लेकिन उस सरकार और सरकार का रुतबा ऐसा रहा जहां मुख्यमंत्री के आगे तमाम मंत्रियों की चमक फीकी थी। जब तमाम मंत्री मुख्यमंत्री के मातहत उसी तरह से थे जैसे नरेंद्र मोदी के मातहत उनके मंत्री हैं। सरकार चलाने के मामले में नीतीश कुमार ने कंप्रोमाइज नहीं किया। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि 19 साल बिहार की सत्ता में बिता चुके, 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके, क्या कभी प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद की शपथ भी लेने का मौका मिलेगा?
और वो मौका इंडिया गठबंधन ही दिलाएगा। उसका वक्त करीब आ रहा है। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, हरियाणा झारखंड का चुनाव करीब आ रहा है, और नीतीश कुमार तो चाहते हैं कि बिहार का चुनाव भी महाराष्ट्र के साथ हो जाए। जब से रुपौली का नतीजा आया है और जनता दल यूनाइटेड ने देख लिया है कि बिना भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट के, कोर वोटर जो बीजेपी के हैं, वो जब निर्दलीय के पक्ष में जा रहे हैं, तब भी अपने बूते 60,000 वोट, महज 8,000 से हार जीत हो रही है, यानी जेडीयू का कोर वोट इतना है। तो नीतीश कुमार ने उसके बाद से बिहार विधानसभा भंग करने की दबिश जैसे ही बीजेपी पर बढ़ाई है, बीजेपी का डर दोगुना हो गया है। एक डर वो ये है कि अगर विधानसभा भंग हो गई तो संख्या बल का खेल ही खत्म बिहार में। फिर नीतीश कुमार लालू यादव से अलायंस करें, फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जाएं या नरेंद्र मोदी के साथ बने रहें। किस चीज का डर दिखाया जाएगा? अभी तो विधायकों की संख्या का डर है, भंग होने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री को कौन सा डर कोई दिखा लेगा? ये आशंका भारतीय जनता पार्टी को है। और अगर विधानसभा भंग नहीं हुई, नीतीश कुमार ऐसे ही उधर चले गए, तब क्या होगा? तो इन दोनों परिस्थितियों से बचने के लिए, और इन दोनों परिस्थितियों से जब तक बीजेपी बचेगी नहीं, दिल्ली में उसकी सरकार भी नहीं बचेगी। नरेंद्र मोदी के आगे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पद लग जाएगा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री का तमगा लग जाएगा, और वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री का तमगा जितने दिनों तक टाल सकते हैं, उसे टालने के लिए ईडी की गतिविधियां हो रही है। और इस ईडी की गतिविधि को अभी देखते जाइए। अभी तो निशाने पर सिर्फ संजीव हंस आए हैं, आगे निशाने पर अभी कौन आएंगे, कौन आईएएस आएंगे, बिहार के आएंगे, आंध्र के आएंगे, महाराष्ट्र के आएंगे, देखते जाइए। क्योंकि ईडी की कार्रवाइयों के केंद्र में अब यही तीनों राज्य रहने हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों राज्यों की बैसाखियों के बूते नरेंद्र मोदी कितने दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर चल जाएंगे, चलते रहेंगे प्रधानमंत्री पद पर, वो तय होना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।